गुड मॉर्निंग क्लास। ऑल आर फाइन? कैसे हैं सभी लोग? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जुनेद सर। बढ़िया, ओके गुड। ओके, और जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ सब लोग। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, सेल वाला। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अच्छा WTO कब बना था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। when was WTO established? कोई बता सकता है आप में से? जुनेद, इंद्रनील, ट्राई करना चाहते हो तो बता सकते हो कि WTO कब बना था आपका? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन when was established? जल्दी से ज्वाइन हो जा, केवल 2 ही आए हो आज, फटाफट आओ। ओके, यशिका आ गई। यशिका जल्दी से। ओके, ध्रुव आ गया। चलो चलो। ओके, 1995, यस 1995। गुड मॉर्निंग यशिका, हाउ आर यू? फाइन? प्रीटी गुड सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल फाइन एकदम। क्लाइमेट चेंज बहुत हो रहा है। बढ़िया ध्रुव, आप बताओ कैसे हो? ओके, लेट्स गो। करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो ना रीडिंग? मैं आपका करंट अफेयर्स का प्यार कर रहा हूँ, टेंशन ना लो। ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ जो IB के पेपर में डेफिनेटली पूछने जाने वाले हैं। पूछें? चलो मुझे बताओ कि ICC जानते हो ना, इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC जानते हो ना? ICC जो क्रिकेट एग्जाम वो करवाता है आपके, क्या नाम है, क्रिकेट मैचेस कराता है ICC। ठीक है। उसका चेयरमैन कौन बनाया गया? Who is new chairman appointed at ICCI? IB का क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है। IB के पेपर में, IB के पेपर में आएगा क्वेश्चन, ये 100% है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में इंटरनेट वी वांट टू ट्राई। अगर आप बताना चाहो तो मुझे बता सकते हो कि ICC के नए चेयरमैन कौन बनाएंगे? यस, ग्रेग बार्कले। शशांक मनोहर नहीं जुनेद, ICC के। ठीक है, आपके हैं ग्रेग बार्कले। ग्रेग चैपल के नाम से याद कर लो, बार्कले क्रीम होती है उसके नाम से याद कर लो। ग्रेग बार्कले इज द न्यू चेयरमैन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन कोई ना कोई पेपर में आपसे पूछा जाएगा। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है? इट्स एक्सरसाइज बिटवीन विच 2 कंट्री? युद्ध अभ्यास अभी हुई है करंट में, कल की करंट अफेयर्स भी है। युद्ध अभ्यास इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन तो ये था कि ICC के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए? ठीक है, ICC के नए चेयरमैन। ठीक है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। लिख के आप टाइप करके मुझे बताओ। व्हाट डू यू वांट टू आस्क? इंडिया और वियतनाम? नो आदर्श, नेटवर्क इशू। ओके, नो। इंडिया एंड US, इट्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड USA। ठीक है, USA और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, अभी हुई है। कहां पे हुई है ये एक्सरसाइज? ये क्वेश्चन पेपर में CHSL में आने वाला है। फ्रॉम वेयर दिस एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड USA? और उड़ीसा? नो आदर्श, करंट अफेयर नहीं पड़ेगा। इट हेल्ड इन, आई थिंक इट इज हेल्ड इन बीकानेर। बीकानेर में हुई है, राजस्थान बीकानेर। ठीक है, बीकानेर राजस्थान में हुई है। करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज पूछ ली जाती है। हाँ, बीकानेर में हुई है प्रॉपर। अच्छा, हैंड इन हैंड किसके बीच में होती है? यशिका मुझे बताएगी। हैंड इन हैंड, यशिका प्लीज टेल मी, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज किन 2 देश के बीच में होती है? यशिका बताएगी। यशिका, हैंड इन हैंड
पता नहीं सर, ओके कोई बात नहीं। आधा चलो बताओ। चाइना, इट्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। एक्सरसाइज पूछ ली जाती है, ठीक है। अच्छा मुझे एक लास्ट बता दो, संप्रीति किसके बीच में होती है, ठीक है। यशिका टेंशन मत लो, एक्सरसाइज आती है आपके पेपर में, ठीक है। संप्रीति, संप्रीति यस, इट्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। वेरी गुड आदर्श, इट्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। क्योंकि एक्सरसाइज कभी बहुत पूछ ली जाती है कि एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, क्योंकि स्टैटिक का क्वेश्चन का पार्ट होता है, ठीक है। चलो सर ये वही एक्सरसाइजेस इम्पोर्टेंट है जो इंडिया के साथ कोई और कंट्री करती है या फिर all ऐसा over जरूरी world? नहीं है, वैसे तो इंडिया की पूछी जाती है, ऐसे तो मैक्सिमम टाइम इंडिया की पूछी जाती है। जैसे मालाबार आपको पता होगा, मालाबार इज एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, जापान, यूएसए, ठीक है। वैसे इंडिया की ज्यादा पूछते हैं यशिका, पेपर में इंडिया की ज्यादा एक्सरसाइज पूछी जाती है। जब स्टैटिक चीजें पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा ये सारी चीजें एक्सरसाइज के बारे में, कि एक्सरसाइज क्यों होती है। एक्सरसाइज जनरली ये होती है ताकि हम लोग जो टेररिज्म है, बेसिकली जो टेररिज्म होता है, जो आतंकवाद होता है, उससे हम कैसे डील कर सकते हैं, हाउ कॉम्बैक्ट कर सकते हैं, उसको कैसे रोक सकते हैं। और जैसे डिजास्टर्स आते हैं, जैसे आपको पता हो कि आजकल डिजास्टर्स आते हैं, जैसे आपदाएं आती हैं, तो आपदाओं से कैसे हमें लड़ना है और कैसे जूझना है और कैसे उसको एक कॉम्बैक्ट करना है, जल्दी इसी पर्पज से ये एक्सरसाइज कराई जाती है। दिस इज द पर्पस ऑफ taking the exercise is that to combat the any disasters, ठीक है, to combat the terrorism in the country। okay सर कोर्स अभी लास्ट तक खत्म हो जाएगा ना, आराम से पहले ही हो जाएगा सर, तो टेंशन मत लो, ठीक है। आपके नेक्स्ट वीकेंड तक आपका कंप्लीट हो जाएगा साइंस एंड टेक, टेंशन मत लो आप, ठीक है। चलो क्लास आपका कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। तो क्लास हमने क्या पढ़ा था, क्लास हमने लास्ट पॉइंट हमने ये चीज पढ़ी थी कि आपका सेल क्या होता है। यहां तक लास्ट तक के पॉइंट तक किसी को डाउट था क्या? एनी डाउट? किसी को डाउट तो नहीं है? सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है। क्योंकि सर आई हैव टू गो फॉर सीए ट्रेनिंग, इसलिए पूछा था। ओके ध्रुव कोई बात नहीं, जब आप सीए की ट्रेनिंग में जाओगे उससे पहले मैं आपका फिनिश कर दूंगा सिलेबस, डोंट वरी, ठीक है। आप समझते रहो, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू कंप्लीट अ होल सिलेबस बिफोर फैमिली। ओके चलो क्लास क्या होता है, सेल क्या होता है। सेल आपका बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सबसे सेल सबसे छोटी इकाई होती है। सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी, सबको पता है। सेल थ्योरी किसने दी थी आपकी? शेल्डन एंड श्वान होगी, ठीक है। शेल्डन एंड श्वान होगा। खत्म हो जाए तो डेली 1 आवर की क्लास करंट अफेयर लेना सर, नहीं करंट अफेयर मैं देख लूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ले लिया करेंगे बाकी करंट अफेयर्स की क्लास भी, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा शेल्डन एंड श्वान ने क्या होती है सेल थ्योरी के बारे में बताया था। सेल थ्योरी के बारे में मैंने कुछ पॉइंट बताया था। सेल क्या है? एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, एक जो प्री एग्जिस्टिंग सेल बनता है, मतलब जो आपका नया सेल बनता है वो प्रीवियस सेल से बनता है, सही, ठीक है। ओके तो इस तरीके से चीजें पूछी जाती हैं आपके पेपर में। फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स था। तो अभी देखो क्लास पे ध्यान दो ध्रुव, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं देख लूंगा बाद में, ठीक है। अभी आप जस्ट फोकस करो क्लास के अंदर जो टॉपिक चल रहा है, ठीक है। मैं देख लूंगा चीजें जो आप समझ रहा हूँ आप लोगों की बात, ठीक है। अभी क्लास पे थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। चलो आपके 2 तरीके के सेल्स होते हैं। सेल का डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस करते हैं, तो क्या होता है आपका यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस क्या होता है, अंडर डेवलप्ड होता है, मतलब न्यूक्लियस जिनका क्या होता है, वेल डेवलप्ड नहीं होता, एक इरेगुलर इन शेप होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। और जिनका न्यूक्लियस क्या होता है, एक वेल डेवलप्ड होता है, वो क्या होते हैं आपके यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। और आपके न्यूक्लियस अनऑर्गेनाइज्ड होता है वो प्रोकैरियोटिक, जिसका ऑर्गेनाइज्ड होता है वो यूकैरियोटिक, ठीक है। फिर हमने आपके पता था ऑन द बेसिस ऑफ यूनिसेलुलर, प्लांट सेल और एनिमल्स में डिफरेंस क्लियर था सबको? प्लीज रिटन क्लियर, इट इज क्लियर टू ऑल, ताकि मैं आगे प्रोसीड कर सकूं, ठीक है। क्लियर यस सर क्लियर था ना। एनिमल और प्लांट सेल का अगर हम यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बेसिस पे डिवीजन करेंगे, ठीक है। कल फिर डायग्राम आपको मैंने दिखाया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये जल्दी बताया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर लेयर होती है सेल की आपकी, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। और जो साइटोप्लाज्म होता है वो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होता है। सेल वॉल जो होती है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, प्लांट सेल में क्या होती है आपकी प्रेजेंट होती है। ये कुछ चीजें मैंने आपको कल रिकैप करी थी, आई थिंक सो, मुझे जहां तक क्लियर है। तो सेल वॉल तक मैंने पढ़ा दिया था, न्यूक्लियस भी आपको पढ़ा दिया था कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। रॉबर्ट ब्राउन इज द नेम ऑफ दैट पर्सन हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की फंक्शन बताई थी, न्यूक्लियस क्या है, सेल का एक सोल है। मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस क्या है, सेल का सोल है, सेल की एक आत्मा है।
अगर ये न्यूक्लियस गायब हो जाएगा तो सेल क्या होता है, डेड हो सकता है। कुछ मैंने बताया था इसके अंदर क्या होता है, जितना भी आपका रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है या डीएनए आरएनए जो होता है, जो होल प्रोसेस होता है वो आपके न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है आपके। ये चीजें मैंने आपको टीच करी थी प्रीवियस क्लास में। नो सर, बस यही बताया था आपने। ओके, अच्छा, मैंने यही बताया था कि सोल होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके क्या, मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा हूँ। सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा आर्टिकल होता है, चलो आ गया तो मैं बता दूं। विच आर्टिकल इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की आत्मा कौन सी है? मैं आत्मा में वो भारतीय संविधान की आत्मा पे चला गया। 32, yes, according to B.R. Ambedkar, the article 32 is the soul of Indian constitution। ये आप जानते होंगे, ठीक है, B.R. अम्बेडकर जी ने बताया था, ठीक है। वो सोल मुझे वहीं पे कलेक्ट कर गया, इसलिए मैं वहां चला गया थोड़ा सा, ठीक है। ओके, चलिए, फिर आपको मैंने बताया था न्यूक्लियस के बारे में, कि न्यूक्लियस में क्या होता है आपके, न्यूक्लियस में क्या होती है, ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। इसके बीच में क्या होता है, जल्दी से बताओ, इसके बीच में कौन सा एसिड था? इसके बीच में आपका न्यूक्लिक एसिड था। कौन सा एसिड था आपके इसके बीच में? न्यूक्लिक एसिड मौजूद था। फिर मैंने बताया था इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको मैंने बताया था क्रोमेटिन होता है। और ये क्रोमेटिन क्या होती है, टूटती है किसमें, इंद्रनील क्रोमोसोम्स में। और क्रोमोसोम्स क्या होता है, फिर जीन्स बनाता है। ये समझ में आया था ना आप लोगों को? मैंने बताया था जीन। यस आदर्श, एनी डाउट? किसी को डाउट है? मैंने कुछ ऐसा बताया था ना, मतलब जितना भी जेनेटिक एक्टिविटीज होती है, जेनेटिक एक्टिविटी टेक्स, सर काम आएगा क्या, जाना होगा? ओके, मतलब समझ नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या करता है? ओके, काम आ गया आपको जुनेद, ठीक है, कोई बात नहीं, चले जाओ, कोई इशू नहीं है, लेकिन सर ठीक है, ओके, ठीक है, समझ गया, तो कोई बात नहीं, चले जाओ, कोई इशू नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर पर देख लेना, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगा जुनेद, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा। जितना भी क्रोमैटिक आपका होता है वो सब क्या होती है, आपकी न्यूक्लियस के अंदर होती है, ठीक है। अच्छा, फिर क्रोमोसोम्स के बारे में मैंने समझाया था। क्रोमोसोम्स जो आज पढ़ेंगे, क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने करी थी? वेल्डर ने करी थी। वेल्डर इज द नेम ऑफ ए पर्सन हु डिस्कवर क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके? क्रोमोसोम्स आपके प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे डिस्कवरी नहीं पूछेगा, इंद्रनील थोड़ा सा म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ी सी आवाज आ रही थी आपकी सराउंडिंग की। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, देखो आपको पता है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, आपको देखो क्रोमोसोम्स के बारे में बताता हूँ। क्रोमोसोम्स के बारे में क्या होता है, ईच क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ डीएनए। क्या होते हैं, जितने भी क्रोमोसोम्स हम देखते हैं वो डीएनए के बने होते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म सबको पता ही होगी, आई थिंक सो। यशिका, यू नो द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए ना? आपको डीएनए की फुल फॉर्म पता है ना यशिका? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यस, ओके, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। तो डीएनए क्या होते हैं आपकी? क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ डीएनए। जितने भी आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए के मिलकर बने होते हैं। एंड दिस डीएनए इज रेप्लिकेट। मतलब क्या होता है, ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, अभी आगे दिखाऊंगा, तो वो डीएनए का स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा होगा इस तरीके के डबल हेलिकल। और डीएनए के लिए इस बार केमिस्ट्री की फील्ड में दिया गया था ना आपके नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज जरूर पढ़ लेना, जरूर आएगा पेपर में नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज इस बार केमिस्ट्री की फील्ड में डीएनए के लिए दिया गया ना, और डाउ डीएनए को दिया गया, ठीक है। जिसके नाम में डीएनए आ रहा था, डीएनए आ रहा है, यस। और जिसके 4 पैर होते हैं, 4 पेंटर, मैंने बताया था ना रिया, याद है ना आपको? 4 पेंटर, तो इसलिए दिया गया था डीएनए का। जी सर मैं ऑडिबल सर, हैंग कर गया था सर कंप्यूटर, इसलिए सर पूछ लिया सर एक बार। सर एक क्वेश्चन था सर, एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में एक क्वेश्चन दिया था 2003 में। उसमें 2 ऑप्शन था, क्लोरोप्लास्ट भी था, सेल वॉल भी था, और ऑप्शन मार्क किया गया सिर्फ क्लोरोप्लास्ट को। डिफरेंस में सर, एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस होता क्या है? इनमें से जो 4 ऑप्शन दिया गया था उनमें ना तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, और ना ही सेल वॉल होता है। तो फिर दोनों प्रेजेंट नहीं होता एनिमल सेल में, दोनों नहीं होता। हाँ, नहीं होता। फिर ऑप्शन में सिर्फ क्लोरोप्लास्ट दिया गया था। हाँ, क्वेश्चन गलत हो गया ना तेरे को, मतलब वो दोनों ऑप्शन एनिमल सेल में, अगर वो क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। एनिमल सेल में क्या होता है, ना तो सेल वॉल होती है, ठीक है, और ना ही क्लोरोप्लास्ट।
हाँ तो क्वेश्चन ही गलत हो नहीं गया, क्वेश्चन ही नहीं गलत हो गया। मैं तो प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ सर। हाँ प्रीवियस क्वेश्चन गलत होगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप दोनों ही, आप जब कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन गलत होगा। एक ऑप्शन नन ऑफ दिस तो नहीं था उसमें, नन ऑफ दिस तो नहीं था ऑप्शन, तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो गया सर, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो एनिमल आप तो खाना नहीं बना सकता ना, एनिमल ग्रीन तो होता नहीं है ना, तो उसके अंदर सेल वॉल होती है। जो आपने कंसेप्ट पढ़ा, अगर आप देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन पेपर में गलत आ जाते हैं क्वेश्चन, मैथमेटिक्स में भी गलत आ जाते हैं, हो जाता है कभी कभी। क्या होता है, देखो अंदर की बात ये है कि अगर क्वेश्चन गलत नहीं डालेंगे तो फिर लोग क्वेरी कैसे डालेंगे, और क्वेरी डालने के लिए पता है आपको एसएससी 100 रुपीज लेता है एक क्वेश्चन डालने के लिए, तो कुछ क्वेश्चन गलत भी डाले जाते हैं ताकि आप लोग अपना टाइम वेस्ट करो, और नहीं आए तो छोड़ दिया करो। ये आपको एक अच्छी चीज बता रहा हूँ, व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, अगर आपको डेफिनेटली पता है कि वो क्वेश्चन गलत है, नहीं सॉल्व हो रहा, कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं कुछ, ताकि लोग कुछ जो दिमाग लगाए उसके अंदर, और दिमाग लगाएंगे तो टाइम वेस्ट करेंगे, इसलिए आप वेस्ट मत करना। ठीक है, इसे अपना टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान रखना, आप कुछ हो जाते हैं चीजें। ठीक है, आप कंसेप्ट पढ़ो, आप कंसेप्ट पढ़ो, जहां पे ऐसा क्वेश्चन डाउट आते हैं तो प्लीज मुझसे जरूर पूछो कि सर ऐसा है, गलत है वो क्वेश्चन, नहीं हो सकता, वो दोनों ही चीज प्रेजेंट नहीं होती उसके अंदर, मैं कैसे कह सकता हूँ। ठीक है, चलो आप कंसेप्ट पढ़ो। आपका डीएनए, जब ये डीएनए से रेप्लिकेट करता है, ठीक है, तो डीएनए से रेप्लिकेट करने के बाद क्या बनाता है, आपको देखो एक चीज बता देता हूँ कैसे क्या साइकिल चलता है आपका। देखो पहले डीएनए के साथ रेप्लिकेट करता है, जैसे आपको पता है एक फीमेल का जो डीएनए होता है, एक मेल का डीएनए होता है, ये आपस में रेप्लिकेट करता है, तो रेप्लिकेट करने के बाद क्या होता है, आपका आरएनए बनता है। मतलब ये ओवरऑल ये चीजें लिखी हुई है आपकी, डीएनए रेप्लिकेट करके क्या बनाते हैं, बेसिकली आपका आरएनए बनाते हैं, यही चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो आरएनए क्या होता है, आरएनए क्या करता है आपकी, आरएनए किसकी करता है, आरएनए हमेशा प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। अगर आपसे पेपर पूछा जाए कि प्रोटीन की सिंथेसिस में आरएनए मदद करता है कि डीएनए, तो आपका आंसर क्या होगा, आरएनए आपका प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और जितना भी क्रोमोसोम्स और आपके रेप्लिकेट्स करते हैं, जितनी भी आपकी रिप्रोडक्शन एक्टिविटीज होती है, वो सब डीएनए के अंदर आपकी होती है। अच्छा, आपको नॉर्मल से पता होंगे, यही चीजें लिखी हुई है आपके। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए मदद करता है, और आपके डीएनए आपके क्रोमोसोम्स में आपके करता है। ठीक है, अच्छा, नंबर इन इज कांस्टेंट फॉर द पर्टिकुलर स्पीसीज। इन ह्यूमन द डिप्लॉयड नंबर, आपको पता है क्रोमोसोम्स कितने होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, आपके 46 होते हैं, 23 का पेयर होता है ना आपकी ह्यूमन पेयर में, ये तो सबको पता है ना, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं आपके, 23 का पेयर होता है, या 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 23 क्या होते हैं फ्रॉम द एग शेल, एग मतलब जो आपकी फीमेल बॉडी से होता है, ठीक है, जिसमें जायकोड बनता है, और 23 कौन से होते हैं आपके स्पर्म सेल, जो कि आपके ह्यूमन में होते हैं आपके, या मेंस के अंदर होते हैं। जब ये आपस में आपके स्पर्म सेल और एग सेल आपस में जब कंबाइन करते हैं या फ्यूज करते हैं, तो इनके फ्यूज से जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का काउंट बनता है वो 46 बनता है। मतलब मैं आपको मैं एक चीज से ये बता रहा हूँ कि रिप्रोडक्शन जो होता है, बेसिकली जितना भी रिप्रोडक्शन फेनोमेनन आपके बायोलॉजी के अंदर होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूक्लियस होता है, क्योंकि इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्रोमोसोम्स टूटते हैं जीन्स की फॉर्म में, और ये जीन्स ही क्या करते हैं, कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। मतलब दिस इज द होल प्रोसेस। ये क्या होता है, छोटे छोटे यस 20 पेयर ऑफ XX प्लस और XY, X एक्सिस में होता है, XX फॉर फीमेल और मेल। Sir, X is for female and Y is for male. XS मतलब female और XY मतलब male. मेल, ठीक है, बिल्कुल सही आपने बताया। ठीक है, आपके फीमेल में होता है, मतलब एक तरीके से ये कुछ नहीं, क्रोमोसोम्स के टाइप्स होते हैं। अगर ये क्रोमोसोम सेम हो जाएंगे तो हम लोग में डिफरेंस कैसे बता पाएंगे। अगर ये क्रोमोस दोनों में XX पास दिए जाएंगे तो हम लोग हाउ वी डिफरेंशिएट, वी हैव टू डिफरेंशिएट विद द हेल्प ऑफ XS एंड XY। आपके लिए बस इतना सफिशिएंट है, आपके लिए ज्यादा पढ़ना इतना नहीं है, आपके लिए जितना है उतना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मतलब इस तरीके से चीजें, का छोटी छोटी बेसिक चीजें आती हैं तो आप इस तरीके से बता देना। ठीक है, चलो अब क्लास क्या आते हैं, हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जाते हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूरे पूरे आने के चांसेस हैं। माइटोकॉन्ड्रिया देखो शॉर्ट फॉर्म में आपको बताता हूँ, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब आपका कोशिका का क्या बोलते हैं, इसको पावर हाउस बोलते हैं। जैसे पावर हाउस होता है ना, मेन पावर हाउस से क्या होती है, एनर्जी की सप्लाई होती है, तभी हमारे घर के अंदर जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी काम करती है। उसी तरीके से पूरे सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, पूरे सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, जितने भी ऑर्गेन्स हैं अदर देन माइटोकॉन्ड्रिया, उनको एनर्जी देने का काम, उनको पावर देने का काम बेसिकली क्या होता है, आपकी
माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया बेसिक फंक्शन इज टू प्रोवाइड द एनर्जी to all the other cell organelles which are present inside the cells in the form of respiration. So it is clear to all. अब यही चीज भाषा के अंदर लिखा हुआ है, पावर हाउस। पावर से क्या आती है? जब पावर आपके घर में आती है, पावर इज रिलेटेड टू एनर्जी ना, पावर इज रिलेटेड टू एनर्जी। उसी तरीके से क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वो सेल ऑर्गेनल होता है जो कि हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करने का या एनर्जी को रिलीज करने का काम, या बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है एनर्जी देने का काम। सो इट इज क्लियर टू ऑल, रिया इट इज क्लियर टू यू, यशिका? मतलब एक एनर्जी देने का काम। क्या हो गया रिया, आज वीक बहुत लग रहे हो, आवाज में एनर्जी नहीं है, ब्रेकफास्ट नहीं किया क्या? नहीं सर, मेरी तबीयत सही नहीं है थोड़े दिन से। अच्छा, तबीयत मेरी भी थोड़ी सी डाउन सी लग रही है, पता नहीं मुझे, आज क्लाइमेट से थोड़ा सा छींके भी बहुत आ रही थी मॉर्निंग में। हाँ एग्जैक्ट, उसी की वजह से अचानक से गर्मी, अचानक से ठंडी। हाँ, थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा भी समय प्रोटेक्ट करके रखने वाला है, एकदम से सर्दी पंखा चला लो, वो एसी चला लो, एसी तो नहीं पंखा, मैंने लिटरली पंखा चला के सोई थी कल रात, तो इसलिए और हो गया। कोई नहीं, ध्यान रखो आप अपना सब लोग, ठीक है? अभी एकदम से मत, थोड़ा धूप निकल रही है, फिर रात में ठंडा हो जा रहा है, तो चाहिए। अच्छा, यशिका क्लियर हुआ? इंद्रनील, आदर्श क्लियर हुआ सबको? आप लोग लिख लो, यशिका क्लियर हुआ? यशिका कहाँ गायब हो गई? ठीक है, चलो, यशिका क्लियर हो गया ना। केवल एनर्जी देने का काम क्या होता है, एनर्जी देने का काम क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया को। जैसे पावर हाउस से एनर्जी आती है, उस तरीके सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन करके पूरे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम आपकी माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, ठीक है? चलो, यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। और ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी फॉर्म में होती है। इट्स क्वेश्चन पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करता है पूरे सेल के अंदर, वो किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है, और ये एनर्जी स्टोर्ड किस फॉर्म में होती है? और स्टोर्ड भी होती है यानी रिलीज भी इसी फॉर्म में करता है आपके। स्टोर्ड किस फॉर्म में होती है एनर्जी आपकी? एटीपी फॉर्म में। एटीपी, ये एटीपी की फुल फॉर्म बता सकता है कोई? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यस, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट पता कैसे बनता है? देखो आपको मैं बताता हूँ। जब एडीपी फॉस्फेट, एक सुगर और एक एडिनोसिन ग्रुप, यस, जब एडिशनल डाइफॉस्फेट एक फॉस्फेट के साथ मिलता है, तब आपका क्या बनता है? आपका एटीपी बनता है, बेसिकली इस तरीके से। तो ये बेसिकली एनर्जी जो होता है, या एनर्जी एज ए वर्क एज ए फ्यूल, ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं, अब क्या होता है, देखो राइबोसोम्स के बारे में जानते हो आप लोग? एनीबॉडी नोज अबाउट द राइबोसोम्स? यस सर, उसमें कुछ होता है आरएनए डीएनए। मतलब राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। क्वेश्चन आपको बता दूं, सिंपल ये क्वेश्चन आता है कि राइबोसोम्स क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स? द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब सेल के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस करना, ठीक है? आपको देखो अभी बता देता हूँ, डीएनए जो होता है ना, आपको एक बेसिक का डिफरेंस बता देता हूँ डीएनए और आरएनए में। तो डीएनए होता है वो अपनी फंक्शन न्यूक्लियस के अंदर शो करता है, ठीक है? डीएनए जो होता है अपनी फंक्शन कहां शो करता है? न्यूक्लियस के अंदर शो करता है। और जो आरएनए होता है, ठीक है, वो आरएनए अपनी फंक्शनिंग साइटोप्लाज्म के अंदर शो करता है। या आपको एक चीज बता दूं, डीएनए जो होता है अपनी पूरी फंक्शनिंग कहां परफॉर्म करता है? इनसाइड द न्यूक्लियस, बट आरएनए परफॉर्म द होल एक्टिविटीज इन अ साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर आरएनए अपनी फंक्शनिंग करता है। तो आरएनए का काम क्या होता है? आरएनए जो होता है बेसिकली आपका प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। किस मदद करता है? आपकी प्रोटीन सिंथेसिस में। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ये प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? कौन सा सेल ऑर्गेनल करता है? आरएनए करता है आपके, या आरएनए, या फिर आपको राइबोसोम्स में, सॉरी राइबोसोम्स क्या करते हैं? राइबोसोम्स में आरएनए प्रेजेंट होता है, वही क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्लस एक बार क्वेश्चन आया था आपका, जो एमटीएस का पेपर हुआ था, मल्टीटास्किंग का पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन ये आया था कि राइबोसोम्स अगर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है तो कौन सा सेल ऑर्गेनल करता है? जरा मुझे बताएंगे। इफ द राइबोसोम्स not help in protein synthesis, then other than राइबोसोम्स which cell organelles perform this task? अगर राइबोसोम्स इसको नहीं परफॉर्म कर पाता तो कौन परफॉर्म? आरएनए नहीं, मैं सेल ऑर्गेनल पूछ रहा हूं आदर्श। आई एम नॉट आस्किंग आरएनए, नॉट डीएनए,
मैं एक सेल ऑर्गेनेल बता रहा हूं, उस सेल ऑर्गेनेल का नाम बताओ जो इसको परफॉर्म करेगा। इसी में लिखा हुआ, अगर आप पीपीटी को देखो तो पीपीटी में यही चीज लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है ना, दे आर द सेमी ऑटोमोनस ऑर्गेनेल, दे कंटेन डीएनए, एमआरएनए, राइबोसोम्स कैन सिंथेसिस सम ऑफ देयर प्रोटीन्स। तो इसका आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया is a cell organelle also help in protein synthesis if the ribosomes is unable to do this job। अगर राइबोसोम्स इसको परफॉर्म नहीं कर पाता, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता, तो उसकी जगह कौन सा ऑर्गेनेल ये परफॉर्म करेगा? आपका आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। आपका आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछा गया था। तो यशिका, इट इज क्लियर टू यू? इंद्रनील, इट इज क्लियर टू यू? इट इज क्लियर टू ऑल? फर्स्ट ऑफ ऑल यशिका, क्लियर हुआ? अगर माइटोकॉन्ड्रिया, अगर आपका राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर पाता, क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस कौन सा सेल ऑर्गेनेल करता है? आपका राइबोसोम्स। अगर इसको परफॉर्म नहीं कर पाता तो जो सेल ऑर्गेनेल इसको परफॉर्म करता है वो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसको माइटोकॉन्ड्रिया आपका होता है। एमआरएनए मींस माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, एमआरएनए मींस मैसेंजर आरएनए। आपके तीन तरीके के आरएनए होने, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है? बिकॉज एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल नहीं है, ठीक है? ओके, एमआरएनए क्या है? आपका मैसेंजर आरएनए। माइटोकॉन्ड्रिया आपका सेल ऑर्गेनेल है। एम इज नॉट स्टैंड्स फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एम स्टैंड्स फॉर मैसेंजर आरएनए। तीन तरीके के आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, ठीक है? वो हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, जितना आपके लिए जरूरी। मैं बोल रहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल नहीं है, इसलिए कि माइटोकॉन्ड्रिया एक बैक्टीरिया था प्रीवियसली था, लेकिन अब तो सेल ऑर्गेनेल की तरह काम करता है। इसलिए उसका खुद का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का खुद का प्रोटीन सिंथेसिस का ऑप्शन होता है। अब इसको मैं एक बार डायग्राम के थ्रू दिखाऊं। चलो एक नोट डाउन करना, एक पॉइंट, एक चीज बताऊं तो मैं बताऊं। देखो, एक प्रोसेस होता है, देखो, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। आप अपनी कॉपी में लिखना, सेंट्रल डोग्मा ऑफ सेल। एक टॉपिक लिखना, सब लोग नोट डाउन करो, यहाँ पीपीटी में नहीं है, ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं। सेंट्रल डोग्मा ऑफ ए सेल, सेंट्रल डोग्मा, तब ज्यादा समझ में आएगा आपको। देखो, थोड़ा रिलेटेड टॉपिक, कभी कभी पूछ लिया जाता है डेफिनेशन। सबने नोट डाउन कर लिया? सेंट्रल डोग्मा, प्लीज रिटेन द सेंट्रल डोग्मा ऑफ अ सेल इन योर नोटबुक। यहाँ मेंशन नहीं, सेंट्रल डोग्मा मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि सेंट्रल डोग्मा है क्या असल में, ठीक है? तो सबने नोट डाउन कर लिया सेंट्रल डोग्मा क्या है? ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो सेंट्रल डोग्मा कुछ नहीं है आपका, बताता हूँ। देखो सेंट्रल डोग्मा का मतलब ये होता है कि जब डीएनए से डीएनए बनता है, मतलब डीएनए से डीएनए जब रेप्लिकेट करता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं क्लास? इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। कभी कभी सीडीएस के पेपर में आ जाता है क्वेश्चन कि रेप्लिकेशन बोलता है सर। रेप्लिकेशन भी बोलते हैं, रेप्लिकेशन भी बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलता है, डीएनए टू आरएनए को बोलता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए टू प्रोटीन को बोलता है ट्रांसलेशन। ओके, एक मिनट, इसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। यस, थोड़ा स्किप हो गया था मेरे माइंड से। इसको क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है? रेप्लिकेशन बोलते हैं। फिर डीएनए से क्या बनता है? जब आपका आरएनए बनता है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनता है, इसको क्या बोलते हैं? आपके ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और आरएनए से जब क्या होता है? आपका प्रोटीन बनता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसलेशन बोलते हैं। ये डेफिनेशन है, आ जाती है तो समझ में आया। जब डीएनए से डीएनए रेप्लिकेट होता है तो उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है? फिर डीएनए से क्या बनता है? आपका आरएनए बनता है। मतलब आरएनए प्री एग्जिस्ट नहीं होता, आरएनए बेसिकली जो फॉर्म होता है वो डीएनए से फॉर्म होता है आपके, ठीक है? तो आरएनए से आरएनए क्या बनता है? जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसक्रिप्शन। स्पेलिंग लिख देता हूं आपकी, ट्रांसक्रिप्शन। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं इसको, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है? जब आरएनए से प्रोटीन बनता है, आरएनए से क्या बनता है? आपका प्रोटीन बनता है। आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ये बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ ए सेल। तो इट इज क्लियर टू यू ऑल। डेफिनेशन आ सकती है, जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? व्हाट्स प्रोसेस कॉल्ड? इट्स कॉल्ड ट्रांसलेशन। और उसके बाद जब डीएनए से डीएनए बोलता है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनता है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो इट इज क्लियर टू ऑल। ये थोड़ा सेंट्रल डोग्मा है। सेंट्रल डोग्मा होता है जो आपकी सेल का होता है। सेल का कैसे सेंट्रल डोग्मा होता है? डेफिनेशन होती है और कुछ नहीं होता।
आप डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख लो डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, ट्रांसलेशन होता है। बस इतना नोट करो, आपके लिए इतना सफिशिएंट है। यशिका, इट इज क्लियर टू यू? जो मैंने बताया बस आप इतना आपके लिए सफिशिएंट है। सेल मेम्ब्रेन आपने पढ़ लिया, साइटोप्लाज्म पढ़ लिया, न्यूक्लियस के बारे में फंक्शनिंग जान लिया आपने, क्रोमोसोम्स के बारे में फंक्शन जान लिया, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में देख लिया। अब हम लोग देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको बता दो, इसको बोलते हैं परायद्वीपी जालिका। ये थोड़ा आपको कैसा होता है, ये थ्रेड आपको जैसे स्पाइडर होता है ना, आपको ऐसे दिखाई देगा जैसे स्पाइडर का आपका वेब होता है, उसी तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा ये सेल के अंदर। इसका फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड इंक्रीज द सरफेस एरिया। मतलब ये क्या होता है, जितना भी सरफेस एरिया जो होता है सेल का साइटोप्लाज्म के, उसके एरिया को क्या होता है, इंक्रीज करता है, ताकि उसके अंदर क्या हो सके, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो सके। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जितने भी रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये जितना भी आपके सेल के अंदर हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, ये इजिली हो सके, इसलिए उसके सरफेस एरिया को सेल के इंक्रीज करता है आपके कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। So it is clear to you all what is the functioning of endoplasmic reticulum. It increases the surface area of a cell, which so that the metabolic activities takes place within the cell easily, ताकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल के अंदर क्या हो सके, इजिली हो सके, ठीक है। अब क्या होता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिकल सपोर्ट टू साइटोप्लाज्म। जो आपका साइटोप्लाज्म है अंदर, जो आपका लिक्विड है, सेमी लिक्विड जेल है, उसको एक मैकेनिकल सपोर्ट देने का प्रोवाइड करता है। अब ये दो तरीके के होते हैं, क्वेश्चन पेपर में कई बार आया है, सीडीएस के पेपर में, कि एंडोप्लाज्मिक जो होते हैं उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या इनका फंक्शन होता है, इनका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, जो आपकी, ठीक है, आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपके स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस ये होता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इट्स कलेक्ट्स एंड स्टोर द प्रोटीन सिंथेसिस बाय इट्स सरफेस बाउंड राइबोसोम्स। मतलब आपको बता दूं राइबोसोम्स क्या होते हैं, इस तरीके से हम आपको बता दो, देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये न्यूक्लियस हो गया, इसके जो सराउंडिंग है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है आपके, ये इस तरीके का होता है, ये जो आपको दिख रहा है, ये चीज क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या होता है, ये आपके जब डीएनए बनता है, डीएनए से जो आपको मिलता है, आरएनए से क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है आरएनए से, उसको जल्दी स्टोर करने का काम, उसको स्टोर करने का काम किसका होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैं आपको बता दूं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो न्यूक्लियस के पास होती है, इट इज नियरेस्ट टू न्यूक्लियस। बट जो आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, वो न्यूक्लियस से क्या होती है, दूर होती है। तो इट इज क्लियर टू यू ऑल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, जस्ट जो साइटोप्लाज्म है उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, ताकि वहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इजिली टेक प्लेस हो जाए। आपके दो तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, एक होती है रफ, दूसरी होती है स्मूथ। रफ होती है जो कि क्या होती है, न्यूक्लियस के बहुत नियरेस्ट होती है, और जो स्मूथ होती है वो आपके थोड़ा सा दूर होती है। और रफ का काम क्या होता है, जितना भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है उसको स्टोर करने का काम किसका होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही स्टेटमेंट आया था जब 2020 का सीडीएस 1 का पेपर हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हिसाब से कौन सा करेक्ट है, मतलब स्टोर कौन करता है प्रोटीन को, रफ करता है, स्मूथ करता है, कि दोनों करता है, कि नॉन ऑफ दिस। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, जो प्रोटीन का सिंथेसिस जो कि आरएनए के द्वारा ट्रांसलेशन प्रोसेस से हो रहा है, उसको स्टोर करने का काम किसका होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो स्मूथ होती है, ठीक है, स्मूथ का जल्दी क्या होता है, स्मूथ का काम क्या होता है, जल्दी एक ट्रांसपोर्ट करना है। स्मूथ का करना आप कह सकते हो ट्रांसपोर्ट करने का काम, या आप कह सकते हो मैकेनिकल सपोर्ट करने का काम स्मूथ का होता है। स्मूथ का काम क्या होता है, बेसिकली मैकेनिकल सपोर्ट का होता है, यहाँ मेंशन नहीं है, मैकेनिकल सपोर्ट का काम किसका होता है आपके, इसका होता है स्मूथ का। तो इट इज क्लियर टू ऑल व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनसाइड द सेल एज अ वर्किंग ऑफ द सेल ऑर्गेनेल। इट इज क्लियर यशिका, it is clear to all, please, if it is clear to all, please written clear, otherwise any doubt तो I will clear it। अगर किसी को डाउट हो तो यस सर, क्लियर है। क्लियर है ना, ओके रिया, ठीक है। यशिका क्लियर है, कुछ नहीं। देखो आपसे क्वेश्चन कैसे आने वाला है, मैं आपको सीधा ये बता दूं कि ये जो फंक्शनिंग लिखेगा, ये फंक्शनिंग पूछेगा ये कौन करता है, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू क्लिक आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपसे पूछ सकता है जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है उसको स्टोर करने का काम किसका होता है, रफ का होता है, स्मूथ का होता है, कि दोनों का होता है, कि ना किसका होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम करने का होता है इसका। देखो अब क्लास अगला जो सेल ऑर्गेनेल आपको दिखाई दे रहा है,
ठीक है, आप लोग पिक्चर देख रहे हो ना, एक बार पिक्चर आपको फिर से क्लियर कर दूं। देखो आपने क्लिक करी थी ना कल पिक्चर्स, एक बार पिक्चर फिर से आपको क्लियर कर दूं ताकि क्लियर हो जाएगा टॉपिक। देखो दिखाई दे रही है ना पिक्चर, ये क्या होता है देखो आप देख लोगे आपका इस तरीके से क्या है, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस, ठीक है, ये क्या आपका एक बार मैं पिक्चर फिर से बताता हूँ जो हमने पढ़ लिया। सेल मेम्ब्रेन आपको समझ में आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, जो क्या होता है हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन में हमें मदद करता है, ठीक है। और एनर्जी सप्लाई, मतलब इसका काम क्या है, सबको एनर्जी देना, ताकि सबको एनर्जी मिलेगी, ताकि क्या करेंगे सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, आपके न्यूक्लियस में पढ़ा, फिर न्यूक्लियस के बाद हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपको दिखाई पड़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या होती है, इसमें से क्या होता है, इससे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, असल में इससे राइबोसोम्स जो होता है, रफ जो होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम्स अटैच होते हैं। राइबोसोम्स ही प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और ये जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं उसको स्टोर करने का काम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। ये चीज पढ़ी हमने। राइबोसोम्स के बारे में हमने समझ लिया, राइबोसोम्स क्या होते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है, जो न्यूक्लियस की सरफेस होती है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। जो आपको जेल दिखाई पड़ रहा है इसके अंदर, ये चीज क्या होता है, आपका साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब ये देखो आपको दिखाई पड़ा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पास में है आपके, और स्मूथ थोड़ा दूर होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्लियर होगा, डायग्राम्स हैं। तो ये सेल ऑर्गेनल्स पढ़े। अब हम अगला सेल ऑर्गेनल पढ़ने जा रहे हैं। यश का, यस एनी डाउट? हाँ सर, मैं कह रही थी कि मैंने अभी तक ना CHSL के 3-4 पेपर करे हैं प्रीवियस ईयर के सर। उसमें केमिस्ट्री का जो आपने पढ़ाया उसमें से तो क्वेश्चन है, बट सेल का मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं देखा। सेल का एक भी तो क्वेश्चन नहीं देखा? नहीं सर, इस टॉपिक के ऊपर मतलब कैसे क्वेश्चन आएंगे? क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जो जैसे बोलेगा पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी जो स्टोर करता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, वो किस फॉर्म में करता है, एटीपी फॉर्म में करता है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। बेसिक्स क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं आपको, इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जो सेल होती है, सेल की आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। देखो यशिका, ठीक है, यशिका कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं बेसिकली CHSL को नहीं फोकस करके चल रहा, मैं थोड़ा होल साइंस को लेके चल रहा हूँ फोकस में। बात है ये चीज, ठीक है। क्वेश्चन इसी तरीके से आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूछेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउट की आउटर बाउंड्री होती है, ठीक है। और पावर हाउस ऑफ किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, ठीक है। अभी आप और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे ना, अभी बहुत से एग्जाम्स ऐसे आने वाले हैं जो कि 12th बेस पे होंगे। तो उसमें क्या होंगे, बेसिकली आप ग्रेजुएशन होने के बाद भी, अगर आप ग्रेजुएशन होने के बाद भी सीडीएस या और बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को एग्जाम दोगे, फोकस करके चलोगे, तो आपको ये पॉइंट्स वहां पे बेनिफिट्स करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत आते हैं आपको, मैं एक्चुअली बता दूं, ये सीडीएस के पेपर में और सीएपीएफ के पेपर में काफी क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, इसलिए आपको टीच कर रहा हूं। यही पूछेगा जैसे सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं। सर एक क्वेश्चन पूछना था कि ये लोग इतने साल से प्रिपेयर करते रहते, तो उन लोग को होता क्यों नहीं है? लोग असल में लोग ना, सबसे बड़ी डाउट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है सर, इतना ज्यादा प्रिपरेशन करते हैं कि होता क्यों नहीं है। देखिए आपको मैं एक चीज बता दूं, लक 5% मैटर करता है, लक केवल 5% मैटर करता है। हार्ड वर्किंग आपकी 95% मैटर करती है। हार्ड वर्किंग जरूरी है सर। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मतलब भैया लोग हैं, दे आर लाइक प्रिपेयरिंग इतने सालों से, पर उनका हो नहीं रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आता उन लोग को होता कैसे नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं कि वो लोग बेवकूफ हैं, मतलब बहुत नॉलेजेबल है वो लोग। आपको एक चीज बता दो, कंपटीशन बहुत है। एक तो पहली बात ये है, एक तो कंपटीशन बहुत है रिया, और पता है स्मार्ट बनो, यू हैव टू बिकम स्मार्ट। वो शायद पढ़ते होंगे, नॉलेज होगा, आप इतना पढ़ो कि जितना आपके लिए जरूरी है। पहली बात, अब पैटर्न को फॉलो करो, यू हैव टू फॉलो द पैटर्न, यू हैव टू फॉलो द पैटर्न जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर में आ रहा है। देखो आप घबराओ नहीं दिया, आप क्या करो, कभी भी क्या होता है, आप अपनी सराउंडिंग से कभी भी मत घबराओ, आप टोटली डिफरेंट हो, यू हैव टू फील डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आप अपने आप को, आप ये मत सोचो, आप डिप्रेस मत हो उस चीज को लेकर। आई थिंक यू आर गेटिंग डिप्रेस्ड, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं सर, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब मैंने जो देखा है
नहीं, मैंने जितना देखा है, मतलब मुझे जिनकी पता मैं है ये बात चीजें कर रही हूँ मेरे कि मतलब ऐसे आई हैव सीन दे आर सो नॉलेजेबल एंड स्टफ, लेकिन तब भी उन लोग का हो नहीं रहा, तो मुझे समझ नहीं आता ऐसे कैसे नहीं हो रहा है भाई। तुम इतना पढ़ रहे हो, इतना टफ भी नहीं है ये सब, मतलब तुम्हें एक्चुअली बस बताओ पढ़ना एक्चुअली पड़ेगा कंसिस्टेंटली। बताओ, जब बंदा ना तब 3-4 साल से तैयारी करता है ना, तो जब वो पेपर देने जाता है ना, अब वो पेपर में पढ़ के नहीं जाता। आप कभी पूछना, अगर आपके आसपास होंगे वो पढ़ के नहीं आता, उसको लगता है यार होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होता है। थोड़ा सा लक मैटर करता है ये रिया, थोड़ा सा लक मैटर करता है आपका, लेकिन आप प्लीज डिप्रेस मत होना। You have to do the नहीं hard work. सर, मैं डिप्रेस नहीं हो रही हूँ। डिप्रेस मत होना। मुझे तो अगर आप डिप्रेस हो वैसे जाओगे भी पता है, वैसे भी मैं मतलब डिप्रेस नहीं हो रही हूँ ऐसा मैं नहीं बोलूंगी। मतलब मैंने इतने सारे एंट्रेंसेस दिए हैं सर, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम के नहीं, मैंने DU के दिए थे। एंड मेरा पता है बस जनरल की वजह से नहीं होता। इतना मुझे गुस्सा आता है कभी कभी कि जनरल स्टडी मतलब नहीं वाला। 5, नहीं नहीं, मैं रिजर्वेशन की बात कर रही हूँ। ओके ओके तो 5-5 मार्क्स से नहीं हो रहा है या जो भी है, मुझे इतना बुरा लगता है कि मतलब अब कोई तो मैं बात लिटरली थोड़ा ऐसे उदास हो ही गई हूँ कि क्या नहीं ही नहीं, बोले आपने अब। अपने कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए मुझे बताओगे? सर मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स का तो ये पहली बार मैं कोचिंग कर रही हूँ, ओके लेकिन उससे मेरा साइकोलॉजी वो है, क्या कहते वेरी हैं, गुड। ग्रेजुएट मैंने साइकोलॉजी से ओह किया माय है। गॉड। तो मुझे PG करना था DU से, तो मैंने ओके दिया पर मेरा 5 नंबर से नहीं हुआ और मैं इतना रोई हूँ 1 महीना। और मेरा लिटरली 5 नंबर से नहीं हुआ, मुझे इतना बुरा लग रहा था। कोई बात नहीं, आप लोग डिप्रेस मत हो। अब इस बार मैं हूं ना आपके साथ। फिर इस पापा ने बार बोला ठीक है, पापा ने बोला छोड़ो, तुम्हें PG क्या करनी है, तुम गवर्नमेंट एग्जाम्स और ये कॉम्पिटिटिव बहुत एग्जाम्स सही की बोला तैयारी होगा। करो। देखो आपको तुम मैं क्यों लिटरली इतना बता दूं, रो रही हो MA के लिए? आप उतना मत परेशान हो। आप डिग्री ले लो। देखो एंड में क्या होती है, नौकरी से ही चीजें होती है। नौकरी हाँ होती है तो सब कुछ, एग्जैक्टली। देखो अर्निंग ही एंड में सब कुछ चीजें होती है, मैटर करती है। डिग्री लेके आजकल लोग बहुत MBA करके बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं, मेरे को भी मेरे पेरेंट्स ने बोला कि तुम ग्रेजुएशन के अलावा आगे कर दो। ग्रेजुएशन में आई एम डूइंग बीटेक फ्रॉम द ग्रेजुएशन। ठीक है, लेकिन मैंने सोचा नहीं, नॉर्मल मैंने अपनी प्रिपरेशंस करी, मेरे भी एग्जाम्स निकले हैं काफी ज्यादा। तो मैं भी डिप्रेस्ड होता था, मैंने भी एग्जाम्स दिए तो मैं भी बहुत डिप्रेशन में होता था, यार मैंने इतना पढ़ा, इतनी नॉलेज है, मेरा नहीं निकला। ठीक है, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल की तैयारी ज्यादा करता हूँ। आई एम टोटली बेस्ड ऑन टेक्निकल, तो टेक्निकल नॉलेज में ज्यादा जाता हूँ, टेक्निकल एग्जाम्स ज्यादा देता हूँ, जनरली IES इंजीनियरिंग सर्विसेज। ठीक है, इन एग्जाम्स ज्यादा देता हूँ मैं, टेक्निकल सर्विस। ठीक है, बेसिकली मेरा GS तो एक शौक है, मुझे पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है। एक टीचिंग मेरी स्किल्स अच्छी है, जनरली मैंने गेट भी क्वालिफाई करा है, बट गेट में मेरे नंबर भी अच्छे आते हैं। अब मैं भी ये सोचता हूँ कि मुझे PSU क्यों नहीं मिलता, PSU से रह जाता, पब्लिक सेक्टर यूनिट होती है आपकी, जिस तरीके से बड़े बड़े POCs होते हैं। ठीक है, तो मैं भी ओके। करता हूँ, मुझे भी थोड़ा सा डाउट होता है कि नहीं होता नहीं होता, लेकिन मेरा जो है वो टेक्निकली है। मैं भी रुक जाता हूँ, मैं भी कई बार नंबर से रुका हूँ, ऐसा नहीं है, चीजें होती हैं। BSNL में मेरा भी रुका था। ठीक है, अगर अभी मैं बता दूं, मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरा रेलवे JEE का जो पेपर है वो अभी मैं वेटिंग में चल रहा हूँ, ये आपको मैं बता दूं, करंट में वेटिंग में हूँ। ये लक होता है, हार्डवर्क है मेरा, ऐसा नहीं है हार्डवर्क नहीं है, थोड़ा सा लैकिंग वही ऑफ हार्डवर्क। सर, मतलब मेहनत करो और फिर भी नहीं होता तो बहुत बुरा एक्चुअली मैं लगता आपको है। मैं बता दूं, मैंने ना रेलवे JEE का जो पेपर दिया था, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर इट। मैंने टेक्निकल पार्ट पढ़ा ही नहीं था, आई एम जस्ट टीचिंग एट दैट टाइम। मेरे घर वालों ने बोला कि यू हैव टू डू द प्रिपेयर फॉर इट, प्रिपेयर करो, निकल जाएगा तुम्हारा। अब वो नहीं मानी मैंने उनकी बात, 2.5 नंबर से रुका हुआ है और वो वेटिंग में पड़ा हुआ हूँ मैं अभी तक। बस देखो होता है। 0.5 नंबर से? हाँ हाँ मैम, अब कैटेगरी को मैं दोष नहीं दूंगा, ये कैटेगरी नहीं होता, अगर आप कैटेगरी को दोष दे रहे हो तो ये गलत है। अब जो लेकिन चीज सर आपको करते कहीं तो, ना कहीं लगता नहीं है कि जनरल में हो के अगर तुम्हारा टॉप में नहीं आ रहा है तो नहीं होगा? हाँ ये थोड़ा सा फील होता है पेपर देने के बाद। अगर तुम टॉप किए हो तभी होगा, मतलब इट्स लाइक हाँ दैट कि तुमने अभी, हाँ, तुम जनरल हो, तुम टॉप कर रहे हो तभी होगा, या तुम्हारे पास EWS हो वो सब हो तो ठीक है, नहीं तो अगर तुम टॉप कर रहे हो तभी होगा तुम्हारा। और मुझे अब इतना जल्दी बुरा में, लगता है। अरे यार अभी तो आप पहला पेपर देने जा रहे हो, घबरा क्यों रहे हो? मैंने तो घबराओ आज नहीं। तक कोई गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव दिया ही नहीं है। पापा ने ये बोला कि तुम क्या MA के लिए रो रही हो इतना, सही इससे बोला अच्छा तुम उन्होंने, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दो, सही कहीं बोला, ना कहीं तो निकल ही जाएगा। सही बोला उन्होंने। ठीक है, ठीक है, साइड बाय साइड कुछ करते भी रहो, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ते भी रहो, ठीक है, चीजें करते हाँ भी रहो। सर। ये साइड नहीं, बाय मुझे साइड अगर आप साइकोलॉजी बहुत पसंद है, उसमें तो मैं करूंगी MA कभी ना कभी, कहीं से कर दो, डिस्टेंस ही कर लूंगी, बट करूंगी तो जरूर। तो या
ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ, इंद्रनील भी लिख रहा है रिया का दर्द नहीं है, एक जनरल स्टूडेंट का दर्द है। यस इंद्रनील, यू आर राइट। ये बहुत एक जनरल बात है कि लोगों के लिए होता है दर्द, लेकिन देखो हिम्मत मत हारो। आई टीच यू, आई टेल यू, डोंट लूज द हिम्मत, हिम्मत मत हारो। एक दिन जरूर मिलेगी आपको मंजिल, ध्यान रखना, मंजिल जरूर मिलती है। अगर आप किसी चीज के लिए हो डेडिकेटेड हो, यू हैव टू बिकम अ डेडिकेटेड। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सबको खुशी मिलेगी, एक दिन ऐसा आएगा किसी, सबके लिए क्या होता है पता है, लाइफ में कुछ ऐसे फेज आते हैं। ये आपको एक चीज बताता हूँ, रियलिटी लाइफ में कुछ ऐसे फेज आते हैं, उसको पॉजिटिविटी लो, हर चीज को पॉजिटिव लो, ठीक है। आप कुछ सीख रहे हो, मैं आपको बता दूं, मैं 2016 में जब मैंने बीटेक पास आउट किया था, आई एम ए नॉर्मल पर्सन, मुझे दुनियादारी कुछ नहीं पता था। आई डोंट नो कि दुनिया क्या होती है, दुनिया में लोग कैसे किसको उल्लू बनाता है, कौन क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। बट आई लर्न द दुनिया, मैंने दुनिया के बारे में समझा। शायद मेरे लिए ये चीजें पॉइंट हो, मैंने चीजें कुछ सीखी, मतलब कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव होता है, हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। कहते हैं ना कि अगर ये चीज नहीं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एक अच्छाई है। तो प्लीज हर चीज को एक अच्छाई लेके समझो और मेहनत करो, निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, इवन मेरे कई फ्रेंड्स भी है, वो भी मुझसे कहते हैं यार अलग तू तो इतना जीनियस था, तेरा अभी हुआ क्यों नहीं। मेरे को जब बोलते तो मुझे भी टच होता है यार, ऐसा क्यों नहीं हुआ। एक्चुअली में यार देख, मैंने बताया फिर ऐसी चीजें होती है, मेरा नंबर से रहता है, लेकिन उन्होंने मुझे एक होप दी कि तू करता रहे अपनी टेक्निकल फील्ड में, अगर तुझे जाना है तो अपनी टेक्निकल फील्ड में बना। क्योंकि मैं देखो, मेरे पेरेंट्स की एक ही चीज थी कि अगर आप पे टेक्निकल पे हमने आपको पढ़ाया है तो आप टेक्निकल फील्ड में ही जाओ। बेसिकली मैं टेक्निकल फील्ड से ही प्रिपरेशन करता हूँ। जनरली जीएस का जो पेपर्स होते हैं वो पेपर देता हूँ मैं जनरली फॉर द जीएस क्वेश्चन को देखने के लिए, और जनरली मैं फोकस जो करता हूँ अपनी स्टेट पीसीएस के एग्जाम से फोकस करता हूँ। मैं एसएससी सीजल वगैरह पे फोकस करते ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो मैथ वाले सेक्शन में मैं रुक जाऊंगा। जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वहां पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और टेक्निकल मेरा थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली जो मैं टेक्निकल करता हूँ, मेरा कंट्रोल्स एंड सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, ईसी का सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का, उस पर बेसिकली डील करता हूँ। ठीक है, वही है, मेरा भी मेंस रुका है कई बार, आईईएस का मेंस पे रुका हूं मैं भी। ठीक है, कोशिश करते हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, हिम्मत मत हारो, आप करते रहो, चीजें निकल जाएंगी। ठीक है, ओके कोई कोई टेंशन मत लो। अरे अभी तो स्टार्टिंग है, आगे आगे देखो होता है क्या। ऐसा ऐसा को एक चीज बनाओ ना कि मुझे करना है बस, दैट्स इट, ये होना चाहिए। उसके अंदर ना ये होप वाले शब्द आने चाहिए, होप सो हो जाए। जो ये होप सो वाला फीलिंग रखता है ना, वो वहीं पे डिप्रेस हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम, हाँ, तो वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है काफी ज्यादा, क्योंकि मुझे मजा आता है सब्जेक्ट पढ़ने में, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। चलो ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया, देखो लाइसोसोम्स कैसे काम करता है, आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ लाइसोसोम्स के बारे में। देखो, इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। क्या बोलते हैं इसको क्लास? सुसाइडल बैग। पेपर में तो सिंपल क्वेश्चन आता है कि सुसाइडल बैग क्या होता है। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ये काम कैसे करता है, बहुत अच्छा काम है इसका। देखो अब क्या होता है आपके सुसाइडल बैग, देखो काम कैसे करता है। देखो आपका सेल होता है, लाइसोसोम्स क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। क्या होती है? आत्महत्या या आत्मघाती की थैली। इसको आत्महत्या कर लेती, मतलब आपके लिए आत्महत्या करती। देखो अब क्या होता है, जैसे आपको पता है आपकी बॉडी में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी सेल्स होते हैं। सब लोग आप लोग जानते होंगे आपकी बॉडी में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी सेल्स होता है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स जानते होंगे ना, जो कि हमारी बॉडी में क्या करती है, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। बोलते हैं ना कि भाई व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा अच्छे होंगे, ज्यादा मात्रा में होंगे, उतनी अच्छी क्या होगी, इम्यूनिटी लेवल होगी। इम्यूनिटी लेवल मतलब हम विभिन्न प्रकार की जर्म से, डिजीज से क्या सकते हैं, लड़ सकते हैं। वी कैन फाइट, आवर बॉडी कैन फाइट विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस इफ द डब्ल्यूबीसी इज वेल डेवलप्ड इन आवर बॉडी। ये आप जानते होंगे। अब ये डब्ल्यूबीसी अगर काम करना बंद कर दे, उसी तरीके से ये लाइसोसोम्स काम करता है। कैसे काम करता है आपको देखो मैं समझाता हूँ। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम जर्म्स, या ज्यादा श्योर राइट। अब जर्म्स कोई अटैक करता है, जब कोई अटैक करता है जर्म्स, ठीक है, तो अगर डब्ल्यूबीसी बचा लेते हैं इसको, अगर किसी की बॉडी में डब्ल्यूबीसी नहीं होते तब अल्टरनेटिव ये काम करता है आपके सेल्स के अंदर। डब्ल्यूबीसी भी एक तरीके का सेल ही है बेसिकली। ठीक है, अब ये क्या करता है, जब अटैक करते हैं तो क्या होता है, इनके बीच में क्या होती है, फाइट होती है। जर्म्स, कोई जर्म्स ने क्या करा, अटैक करा, या जर्म्स कोई इंटर करे, कोई बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करा आपके। अब ये लाइसोसोम्स के अंदर क्या होता है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है, सीडीएस के पेपर में आया हुआ है कि डाइजेस्टिव एंजाइम किस और सेल ऑर्गेनेल के अंदर प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम किस में होता है, आपके लाइसोसोम्स में होता है। ये तो लिखा है ना आपके, लाइसोसोम्स क्या होता है, रिलीज एन एंजाइम, ये डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ये सीडीएस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है
कि डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है वो किस सेल ऑर्गेनेल के अंदर होता है, ये डाइजेस्टिव। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या होता है, क्या फंक्शन क्या होता है, देखो अब क्या होता है जब जर्म्स पे अटैक करते हैं तो ये लाइसोसोम्स क्या होता है देखता है, और ये लाइसोसोम्स क्या होता है अपने आप को फट जाता है, बस्ट हो जाता है, बस्ट हो जाता है। और जब बस्ट होता है तो ये बस्ट होने के बाद जो इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होता है, वो जर्म्स को, जो जर्म्स इंटर हुए हैं बाहर से अंदर सेल के अंदर, उसको वो खा जाता है। और खाने के बाद क्या होता है, वो जर्म्स का जो अफेक्ट होता है वो सेल को अफेक्ट नहीं कर पाता, बेसिकली जर्म्स का जो अफेक्ट होता है सेल के अंदर वो खत्म हो जाता है। और इसी तरीके से क्या होता है, इसीलिए हम लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं, एक सुसाइडल बैग बोलते हैं, सुसाइडल बैग होते हैं। और जब आप लोग क्या होते हैं, जब आपकी बॉडी से एक्सक्रीट होता है अनवांटेड वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, वो क्या होता है उसी सॉलिड और उसी लिक्विड की फॉर्म में वो जर्म्स जो बॉडी के अंदर इंटर होता है वो क्या होता है बॉडी से बाहर निकल जाता है। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। इट इज क्लियर टू ऑल? क्लियर हुआ? लाइसोसोम्स को सुसाइड कैसे होता है, मैंने आई एम जस्ट टेलिंग द मैकेनिज्म। व्हाट इज अ मैकेनिज्म? मैकेनिज्म ये होता है, इस मैकेनिज्म के थ्रू क्या होते हैं, आपका जो जर्म्स होते हैं उसको एक डाइजेस्ट, आपके पेपर में सिंपल से आएगा कि सुसाइडल बैग होता है, मैंने बताया था क्यों होता है, ठीक है। और डाइजेस्टिव एंजाइम किसमें पाया था, लाइसोसोम्स के अंदर पाया जाता है। यशिका इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, मतलब एक मेन हेडलाइंस, और आपसे पूछेगा ये फंक्शन कौन सा सेल ऑर्गेनल परफॉर्म करता है, दैट इज द मेन फंक्शन। अब सेल वॉल, अब एनिमल सेल के अंदर क्या चीज प्रेजेंट नहीं होती, सेल वॉल, जैसे अभी इधर मुझसे पूछा था क्वेश्चन, मतलब इसी तरीके से बेसिक से क्वेश्चन आए हैं पेपर में अंदर, ठीक है। सेल की आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, आपका सेल मेम्ब्रेन पूछा जाता है। अब पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आएगा, ऐसे उस जेल का नाम बताओ जो न्यूक्लियस, अभी रेलवे के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, रेलवे के पेपर में आया हुआ है, अभी आपको जो 29 जनवरी को पेपर हुआ था रेलवे का, उसके क्वेश्चन पेपर में आया, बच्चा बता रहा था मुझे, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीचों बीच कौन सा सॉलिड जेल पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। मतलब ये इट्स अ बेसिक पार्ट, आई एम टीच यू द बेसिक ऑफ द सेल ऑर्गन। इफ यू नो द बेसिक ऑफ दैट टॉपिक यू कैन इजीली गिव द आंसर। अब आएगा प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, राइबोसोम्स करता है। डीएनए आरएनए या जितना भी फंक्शनिंग होता है ये किसके अंदर होता है, आपके न्यूक्लियस के अंदर होता है। आपको मैं बताऊं, ये रिया एक चीज और बताता हूं, बच्चे पता है क्या, जब तक आप एडवांस नहीं बनोगे, व्हेन यू आर नॉट बिकमिंग एन एडवांस पर्सन, ठीक है, आप एडवांस नहीं बनोगे तब तक सिलेक्शन होने के चांसेस नहीं। असल में क्या पता है, कुछ लोग क्या होता है पढ़ बहुत लेते हैं, इतना पढ़ लेंगे इतना पढ़ लेंगे इतना पढ़ लेंगे जितना उनके लिए जरूरी नहीं, ठीक है, जितना आपके लिए जरूरी उतना पढ़ो। आपको मैं एडवांस मतलब एडवांस इन द सेंस ये है कि जितना आपके लिए बेनिफिशियल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और एक चीज कमी ये है कि लोग ना प्रॉपर सिलेबस नहीं देखते। आप सिलेबस देखो प्रॉपर, मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूँ, करंट अफेयर से 7 क्वेश्चन सीएचएसएल में आने वाले हैं आपके। अब लोग क्या होते हैं करंट अफेयर पढ़ते नहीं है, ठीक है, बैलेंसिंग बना के बहुत रखने वाला है इसमें, दिक्कत ये है बैलेंसिंग होने वाला। मैं आपको एक बता दूं, मेरा एक स्टूडेंट था, वो बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा था, 0 बटा सन्नाटा, उसको कुछ भी नहीं आता था, मैथ में बिल्कुल 0 था, जीएस का उसको ये नहीं पता था कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। आज वो पता है एसएससी सीएचएसएल में बैठा हुआ है। थोड़ी किस्मत भी काम करती है, थोड़ी किस्मत भी होती है, 5% ऐसे क्या मेहनत करी उसने, बेसिक समझा, एग्जाम्स के पैटर्न को समझा। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग में उसे कुछ नहीं आता था, बाद में उसने ट्राई हार्ड वर्क किया, हो गया, उसका सिलेक्शन हुआ है नॉर्मल, ठीक है, ठीक है। बाकी एक्चुअल मेरा भी हुआ था 2-3 जगह, लेकिन मैंने लिया नहीं। मुझे टेक्निकल फील्ड में बेसिकली जाने का ज्यादा एक क्रेज है, टेक्निकल फील्ड में। ये लगता है ना कभी कभी जो पढ़ा है उसी में जाए, फिर मतलब क्या पढ़ने का। टेक्निकल फील्ड या तो फिर मैंने टेक्निकल लेके, या तो घर वाले कहते कुछ बड़ा कर लो यार, यूपीएससी निकाल लो। मैंने कहा ठीक है। वो तो मेरे पापा का सपना है। मैंने बोला पापा जब मैं 27 इयर्स की हो जाऊंगी तब मैं पहला अटेम्प्ट दूंगी, तब तक मैं बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग कर लूं। बेसिक तो, यहीं से स्ट्रॉन्ग होना है, बेसिक यहीं से स्ट्रॉन्ग होता है। ये जो मैं बता रहा हूं ये बेसिक है, स्ट्रॉन्ग। पापा तो कहते हैं अभी से करो अभी से करो, तो मैंने पापा से बोला पापा पहले मुझे जॉब वॉब करने दीजिए कुछ। अगर आपको डिफेंस की फील्ड में बहुत अच्छा शौक है ना, तो आप सीडीएस का पेपर निकालो, बहुत अच्छा है। नहीं सर, डिफेंस नहीं जाना मुझे। किसी को डिफेंस का शौक है, सीडीएस या सीएपीएफ है, बहुत अच्छा शौक है, मतलब इसमें बहुत अच्छी जॉब है, काफी रेपुटेटेड जॉब है, ठीक है। कोई बात नहीं है, सब चीजें हो जाएंगी। अच्छा, अब राइबोसोम्स के बारे में समझते हैं। देखो राइबोसोम्स क्या होता है, फाउंड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वहां पे प्रेजेंट होता है। मैंने बताया ना राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। पेपर में डायरेक्ट आएगा कि प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, आपका राइबोसोम, यही लिखा हुआ है देखो। और राइबोसोम जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता तो कौन करता है, जल्दी बताओ मुझे,
If the ribosomes not perform the protein synthesis, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ये क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा चलो अब हम लोग आगे देखते हैं वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? ये प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। यहाँ काट के लिख लीजिएगा, ये ओनली गलत हो गया है, प्लांट एनिमल में दोनों होता है, बट प्लांट में जो होता है वैक्यूल का साइज ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है? साइज ज्यादा होता है, और जो एनिमल होते हैं उसके अंदर वैक्यूल का साइज क्या होता है? स्लो, छोटा होता है। आपको दिखा सकता हूँ डायग्राम में। वैक्यूल का काम क्या होता है? कुछ नहीं है, एम्प्टी स्पेस है, फूड को स्टोर करने का काम बेसिकली वैक्यूल का होता है। देखो यहाँ वैक्यूल दिखाई नहीं दे रहा आपके, होता है छोटा होता है, लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। ये देखो वैक्यूल बीचों बीच दिखा है, ये कोई नीला वाला, ये वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है प्लांट सेल के अंदर आपके। इसी तरीके से सेल में फंक्शनिंग हो रही है आपके। वैक्यूल का काम देखते हैं, देखो काम आएगा और पूछेगा ये सेल ऑर्गेनल कौन परफॉर्म करता है, पावर हाउस किसको बोलते हैं, या आपके बेसिकली, ठीक है। बाकी मैं क्वेश्चन दूंगा यशिका आई गिव यू क्वेश्चन, ठीक है। मैं क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूँ, शीट्स असल में तैयार कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। क्वेश्चंस मैं दूंगा यशिका, आपको टेंशन मत लो, सबको ही दूंगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे होंगे, और जो मेरे क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन थोड़े से लेवल के ऊपर होंगे, ठीक है। जल्दी आपके यूपीएससी के पेपर में भी आए होंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी होंगे, ताकि आप इन फ्यूचर लेवल पे भी लेके चलो। सीजल तो बहुत बेसिक्स है। सीजल की अगर मैं आपको पढ़ाने करूं साइंस, तो सीजल को मैं अगर अभी 2 घंटे के अंदर पूरी साइंस खत्म कर दूंगा, 2 घंटे के अंदर, और पेपर में भी आ जाएगा। कैप्सूल इंडिकेटर मैं दूंगा, तैयार कर रहा हूं, मैंने नवंबर का लगभग तैयार कर लिया है, ठीक है। आपको दूंगा जरूर, ठीक है। अच्छा मुझे कुछ जनरल, कल मैं बना रहा था क्वेश्चंस, मुझे कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिले, जैसे मैंने आईसीसीए वाला क्वेश्चन पढ़ा था, वो मुझे एक इंपॉर्टेंट लगा। मुझे इस बार बताओगे, क्वेश्चन बता दूं, सीएचएसएल का क्वेश्चन है, आईबी में भी आएगा, 110% आएगा आईबी के पेपर में। बताओ, कहो तो मैं बता रहा हूं, 100% आएगा। बुकर प्राइस जो है, बुकर प्राइस 2020 किसको दिया गया है? हु गेट द बुकर प्राइस? कौन सा प्राइस? बुकर, बुकर मैन बुकर होता है ना, बुकर प्राइस केवल। आई एम जस्ट आस्किंग बुकर प्राइस, मैन बुकर अलग होता है। बुकर प्राइस गिवन टू द लिटरेचर फील्ड, द फील्ड ऑफ लिटरेचर, जो आपकी साहित्य होता है, साहित्य के क्षेत्र में ये प्राइस दिया जाता है, या अवार्ड दिया जाता है, बुकर प्राइस। इट इज गिवन टू विच पर्सन? ये शॉर्ट श्योर क्वेश्चन आएगा पेपर में, कोई रोक नहीं सकता इसको। बुकर प्राइस ये आपके सीएचएसएल में भी आएगा, देख लेना, क्योंकि सीएचएसएल में मैंने देखा है, सीएचएसएल में ज्यादातर फोकस जो होता है वो नवंबर और दिसंबर पे ज्यादा होता है। बुकर प्राइस, जल्दी बताओ मुझे बुकर प्राइस क्या है? टॉपिक तो पढ़ते रहेंगे, टॉपिक तो चलता रहेगा, टॉपिक की तो सीमा नहीं है। ऑप्शन यार मैं कहां से बनाऊं, तो मैं आंसर ही बता देता हूं। डॉगलस स्टुअर्ट, Douglas Stewart is a name of a person. Is a Scottish. ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्कॉटिश कंट्री से बिलोंग करते हैं। इनको दिया गया है, और इनकी नोबल के लिए, बेसिकली इनके लिटरेचर के लिए, जिसको बोलते हैं श्यूगिन इनकी बुक है, किताब है। स्कॉटिश से बिलोंग करते हैं, और इनका नाम है डॉगलस स्टुअर्ट, जिनको बुकर प्राइज दिया गया। प्लीज नोट डाउन इन नोटबुक, इसको नोट डाउन सभी लोग करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलो कुछ जनरल क्वेश्चन पूछूं, और जनरल क्वेश्चन पूछते हैं। चलो 5-10 मिनट क्विज खेलते हैं, बेसिक्स का खेलें? बताओ, रेडी हो सब लोग? ऑल आर रेडी? लेट्स प्ले द बेसिक क्विज, रैपिड फायर खेलते हैं, इसको बोलते हैं रैपिड फायर। साइंस तो चलती रहेगी, ये तो है ही है। हमें तो मेन टारगेट क्या है हमारा? 18 से 20। रिया इस बार टेंशन मत लो, इस बार आप पढ़ा कौन रहा है आपको, मैं बता रहा हूँ। ओके सर, वो आएगा पेपर में, देखना कॉन्फिडेंटली चीज होती है, ठीक है। देखो जीएस क्वेश्चन में देखो मेरा स्ट्रॉन्ग है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। जीएस क्वेश्चन में मैं 21 से 22 क्वेश्चन पूरे सही करता हूँ, दुनिया का जिससे भी जितना टफ पेपर आ जाए। और बताओ तरीके हैं। अच्छा तो सर ये जो लोग एग्जाम्स देते हैं उन लोग का जीएस में कम आता है क्या? जीएस पे लोग फोकस नहीं करते, लोग मैथ्स और इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो उसके वजह से नहीं होता ना? आपको जीएस पे फोकस करना पड़ेगा, जीएस मेरिट बना पाते हैं सब लोग। नहीं मैं कह रही हूँ इसीलिए उन लोग का नहीं होता, मे बी बिकॉज वो लोग फोकस नहीं करते हैं। एक बार बताओ, आप कुछ डिफरेंट हो गए ना, तभी आप सेलेक्ट होगे कि नहीं हो? एक बार बताओ, सभी 8 क्वेश्चन करेंगे, आप भी 8 क्वेश्चन करोगे, तो आप में लोगों में डिफरेंस कैसे होगा? हाँ सही बात है।
डिफरेंट होगा ना। अगर आप 21 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, लोग 7 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप कितने मेरिट बना लोगे और कम समय में ज्यादा नंबर बना लोगे। थोड़ी अकलमंदी की बात है। वैसे भी सर एक्चुअली मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है, तो हाँ। मैं चाह रही हूँ कि मैं जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग इन सब में बहुत स्ट्रांग हो जाऊं। मैथ्स थोड़ा वीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि सीजीएल की मत करो, आप सीएचएसएल की ट्राई करो। तो सीएचएसएल में तो एक ही पापा ने बार भराया ही नहीं वो फॉर्म। नहीं भर पाया। नहीं, सीजीएल ही भराया। ये डालो क्या? एफपीएस, तो सुनाई नहीं दे रहा। एफपीएस मल्टीटास्किंग। वो क्या है? अच्छा हाँ, एमए, हाँ वो भी सही है, तो मुझे ज्यादा आइडिया ही नहीं है एक्चुअली। सीएचएसएल थोड़ा नीचे है, लेकिन भर दो, मेरी बात मान के भर दो, चलो ठीक है। अभी है फॉर्म? मानते हो ना, भर दो। हाँ ठीक है सर। पापा ने भरा ही नहीं, बोला वो एक्चुअली, वो उन्होंने बोला कि छोड़ो क्या भरोगी सीएचएसएल, वो कह रहे सीजीएल भरो। अपने भी कुछ राज रखो, समथिंग टेक मिस्ट्री इन द अपने बारे में भी सोचो। हाँ ठीक है सर। सर ये लिख रहे हैं आदर्श, जब एमटीएस वही नहीं भरवाया तो एमटीएस कैसे भरवाएंगे, एमटीएस तो और नीचे है, लेकिन आप भरो। लेकिन सर एक्सपीरियंस तो मिलेगा कम से कम। क्या पता सिलेक्शन हो जाए। हाँ, थोड़ी सी खुशी मिल जाए, कहीं तो हो गया। जॉब बहुत जरूरी है आज के टाइम में, छोटा बड़ा कुछ नहीं है चीजें। वही मैं कह रही हूँ। मैंने भी जॉब बीच में एक बार छोड़ी थी, उसमें की यूपीएससी की तैयारी करूंगा, उसके बाद पता नहीं है पढ़ा लो, बहुत ज्यादा हो गया। सर आपने यूपीएससी कितने टाइम दिया? मैंने एक टाइम दिया था, प्री नहीं निकला था मेरा, आइडिया नहीं, एक ही टाइम दिया था मैंने, इसलिए अटेम्प्ट मैं खराब नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ। जब मेरा कहीं टेक्निकल हो जाएगा, 7 अटेम्प्ट नहीं 5 अटेम्प्ट होते हैं ना? 6 अटेम्प्ट होते हैं जनरल के। 6 अटेम्प्ट, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी है मेरा पेंडिंग, बेल में भी है, मेरा भी चल रहा है, प्रोसेस है मेरा। अभी मेरी बहुत कंपनीज में है इंटरव्यूज लगे हुए, मैं आपको बता दूं, एक तो बेल में है मेरा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नाम सुना होगा आपने शायद। हाँ डीएचएसएल को जानते हो, उसमें भी मेरा है एक इंटरव्यू, मतलब लगे हैं काफी ज्यादा इंटरव्यूज हैं मेरे। ईसीआईएल को जानते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, मतलब बेसिकली ये पीएसयूज में थोड़ा है मेरा। सर आप लोग कितनी मेहनत करते, पढ़ाते भी हैं, अपना भी देखते हैं। बेल को बेल को प्राइवेटाइजेशन किया गया ना सर इस बार? जबरदस्ती बेल कहाँ प्राइवेटाइज हो रही है? भेल को, अच्छा भेल को, बीएचईएल को अभी नहीं है प्राइवेटाइज, इसके लिए ऐसे कुछ नहीं बोला, ठीक है। अच्छा रैपिड फायर खेल लेते ना हम लोग, चलो चलो मेहनत करते हैं। देखो मेहनत करने से चीजें होती हैं, इतनी मेहनत नहीं करता मैं, जाके सो जाता हूँ, थक जाता हूँ बहुत ज्यादा। कहाँ सर, आप लोग दिन भर पढ़ा रहे हैं, अपना भी देख रहे हैं, तो मेहनत तो कर ही रहे हैं आप लोग का, हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। मेहनत करनी पड़ती है यार, हाँ बहुत जरूरी है, मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकते। चलो मुझे बताओ, मैन बुकर प्राइस आपने देख लिया? अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था, कल ही देखा था मैंने आपका, बांग्लादेश के साथ। अच्छा टायर फैक्ट्री, टायर लैब जो है वो किस स्टेट में बनने वाली है? टायर लैब, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। टायर लैब, टायर को लेके, बैंगलोर, नो, किस स्टेट्स का इनिशिएटिव है? साउथ में ही है। वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। वेस्ट बंगाल है सर, साउथ में था। साउथ में नहीं है। कल मैं कुछ क्वेश्चंस लिख के लाऊंगा, याद नहीं रहते माइंड में, सामने आते तभी याद रहते हैं। वेस्ट बंगाल में आपका खोला जा रहा है, ठीक है। ओके, मुझे बताओ कि मोदी जी ने आरोग्य वन, कुटीर वन की स्थापना करी थी, इनॉग्रेट करा था, और चिल्ड्रन पार्क की स्थापना करी थी, वो किस स्टेट में करी थी? ऐसे क्वेश्चन बहुत आता है। मोदी जी ने इन द मंथ ऑफ नवंबर, यस गुजरात इज द राइट आंसर, गुजरात इज द राइट आंसर। गुजरात में, गुजरात को जिसको बोलते हैं हम लोग गिफ्ट सिटी। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ गुजरात के सीएम कौन है?
Who is the CM of Gujarat? विजय रूपानी। ओ गहलोत, आए गहलोत। राजस्थान का नहीं पूछ रहा मैं, गुजरात का पूछ रहा हूँ आदर्श। विजय रूपानी है ना सर? विजय रूपानी। ये गहलोत क्यों लिख रहे हैं? गहलोत फ्रॉम राजस्थान। और गवर्नर कौन है? गवर्नर। ऐसे क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं, बेसिक से क्वेश्चन हो सकता है आईबी के पेपर में भी आ जाए ऐसे। ये सीएम देवव्रत। देवव्रत, आचार्य देवव्रत, भंडारी नहीं है भाई, देवव्रत है। अच्छा मुझे बताओ आईबी से रिलेटेड में क्वेश्चन, ठीक है। DRDO, ब्रह्मोस के बारे में जानते हो ना सब लोग? ब्रह्मोस किस कंट्री से लिया गया? ब्रह्मोस इंडिया, और ब्रह्मोस हमने किस, ब्रह्मोस मिसाइल जो क्रूज मिसाइल है वो हमने किस कंट्री से ली है? रशिया। रशिया से। यस, ब्रह्मोस फ्रॉम रशिया। ओके, राफेल? राफेल फ्रांस से। फ्रांस से। ओके ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना क्योंकि ऐसी चीजें बेसिक से क्वेश्चन पूछ रहा है पेपर में। अच्छा, नोबेल प्राइज सबको पता ही था, ठीक है। अच्छा, नोबेल प्राइज की कुछ ट्रिक्स रह गई थी ना, जैसे केमिस्ट्री की बता दी थी मैंने और फिजिक्स की बता दी थी। सर आपने जिस दिन ये सब बताया था शायद मैं नहीं आई थी, एक बार फिर बता दीजिए। वो अच्छा चलो, पहले तो मैं बताता हूं आपको इकोनॉमिक्स की फील्ड में। अच्छा, इकोनॉमिक्स की फील्ड में किस 2020 में किस लिए दिया गया है नोबेल प्राइज? एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई? इकोनॉमिक्स की फील्ड में बजट से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा अभी के पेपर में, टेंशन मत लो, ठीक है। इकोनॉमिक्स में 20 आप नवंबर और दिसंबर में करंट अफेयर फोकस रखो, आईबी के पेपर में मैक्सिमम आएगा, देखना, ठीक है। इकोनॉमिक्स की फील्ड में 2020 में किस फील्ड में दिया गया है बजट, ओ सॉरी क्या नाम है, नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स की फील्ड में? ऑक्शन थ्योरी के लिए, या तो इस फॉर्म में पूछेगा। ऑक्शन थ्योरी होती है ना आपकी, ऑक्शन रखते हो, किसी लैंड को ऑक्शन पे रख दिया या किसी चीज को ऑक्शन पे रख दिया, गिरवी रखना किसी पे ना। ऑक्शन थ्योरी के लिए बेसिकली दिया गया है, बेसिकली आपके इकोनॉमिक्स की फील्ड में, ठीक है। अब किसको दिया गया है? द नेम ऑफ ए पर्सन टू whom is given to you, given that award। मुझे नाम बता दो, ट्रिक मैं बता दूंगा। नाम बताओ, मैं नाम ट्रिक में बताता हूं। देखो, शायद व्हीलर है, एक का नाम क्लास में व्हीलर आता है और एक के नाम में मिलर आता है, आई थिंक सो। मिलर और व्हीलर आता है लास्ट में, ये ट्रिक है। चलो मैं ही बता देता हूँ, छोड़ो। अब इकोनॉमिक्स जानते हो? अच्छा, इकोनॉमिक्स किस पे चलती है? हमारी जो इकोनॉमी चलती है वो किस पे चलती है? एक तो मील पे चलती है, पॉल मिलग्राम, यस पॉल मिलग्राम है नाम है, ठीक है, पॉल मिलग्राम नाम है, ठीक है। हमारी इकोनॉमिक्स किस पे चलती है भैया? हमारे देश की इकोनॉमी किस पे चलती है? मील पे चलती है कि नहीं चलती है? मील मतलब इंडस्ट्रीज पे, अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया अच्छा होगा। हाँ, विल्सन और मिलग्राम नाम इन्होंने बता दिए, विल्सन और मिलग्राम, ठीक है। अब मैं देखो ट्रिक से कैसे याद करा पाने को। मिला किस लिए? ऑक्शन थ्योरी के लिए। हमारी इकोनॉमी किस पे चलती है? मील पे चलती है कि नहीं चलती है? शिका इधर चलती है ना हमारी मील। मील मतलब इंडस्ट्रीज, अगर जितनी अच्छी इंडस्ट्रीज होंगी उतनी हमारे देश की इकोनॉमी अच्छी होगी। तो मील के नाम से हो गया मिलग्राम, याद हो गया सबको? यस सर। चलो, अब इकोनॉमी मील पे भी चलती है और किस पे चलती है? व्हील पर, पहिए पे भी तो इकोनॉमी चलती है। अरे ट्रांसपोर्ट चलेगा पहिए पे, घोड़ा गाड़ी किस पे चलती है? पहिए पे तो चलती है। पहिए में क्या होता है? व्हील्स। तो अगला पर्सन कौन के? विल्सन। विल्सन विल्सन के नाम से व्हीलर हो गया और मिलग्राम के नाम से क्या हो गया? मील पे हो गया। बस इकोनॉमी इस पे चलती है और इकोनॉमी के लिए ऑप्शन के लिए दिया गया, दैट्स इट। ये शॉर्ट ट्रिक हो गई। अब पेपर में याद आएगी तो आपको याद आ जाएगा कि सर ने ऐसा कुछ बताया था इकोनॉमिक्स के अंदर कि व्हील और मील पे हमारी इकोनॉमी चलती है और ऑप्शन के लिए इन दो पर्सन को दिया गया। आपको तो आंसर टिक करना है ना, या टू टिक द आंसर।
आपको वहां जाके थ्योरी थोड़ा लिखनी है, थ्योरी लिखनी होती थ्योरी लिख देते, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो समझ में आया? कुछ ट्रिक्स ऐसी बताई थी मैंने, बताई थी। ठीक है, एक चीज और बताता हूँ, देखो चलो रिवाइज कराता हूँ। अच्छा, फूड के लिए किसको दिया गया था? उसके लिए शांति के लिए, जल्दी से बताओ मुझे। यशिका, शांति के लिए किसको दिया गया था? इंद्रनील, आदर्श, ध्रुव, जल्दी से बताओ। ध्रुव तो गायब हो गया लग रहा है। जल्दी से बताओ, शांति की फील्ड में किसको दिया गया था? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दिया गया था ना? हेलो, दूसरी क्लास है क्या सबकी? हेलो, यस सर, यस सर। दूसरी क्लास है क्या तुम लोग की? नो सर। हाँ सर, मैथ्स की क्लास है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। जैसे बच्चा होता है, बच्चा जब रोता है तो बच्चे को खाना खिला दिया तो बच्चा क्या हो जाता है? शांत हो जाता है ना। तो शांति के लिए फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को दिया, फूड प्रोग्राम के लिए। क्लियर हो गया ऋषिका? चलो ठीक है, आपके लिए बस इतना ही रखते हैं। बाय बाय क्लास। ठीक है, आप लोग क्लास लो। ठीक है, थैंक यू कंटिन्यू सर। करो। ठीक है, चलो टेंशन मत लो, हार्ड वर्क करो बस केवल। ठीक है, ओके बाय। बाय।